अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही से आप खैरियत से हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, लास्ट लेक्चर लिया आप सबने? जी सर लिए। कोई रिवाइज सिवाइज भी की है? कोई समझ आई है? नहीं सर, रिवाइज तो नहीं किया है। सर रिवाइज नहीं किया लेकिन समझ आई है। ठीक है, जो समझ आई है वो बता दें। चलें, जो टेक्स्ट वगैरह के लेक्चर्स होते हैं ना, वो तो रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। जो अभी तक कंपनी सेटअप का पोर्शन है, मेरे ख्याल से अभी तक ऐसी चीज़ें हैं जो एक जनरल इंफॉर्मेशन पे बेस करती हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में काफ़ी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं हैं और पहली दफ़ा आए हैं। तो मेरे ख्याल से मैं लास्ट क्लास का भी रिव्यू करवा देता हूँ। अदरवाइज़ प्रॉब्लम ये होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने आज पहली दफ़ा जॉइन किया है, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ पाएँगे। अच्छा, बेसिकली ये जो हमारा कोर्स है, मैंने इसकी ओरिएंटेशन क्लास में इसकी ओरिएंटेशन में आपको बताया था कि ये 4 एरियाज़ कवर करेगा। 2.5 से 3 महीने के अंदर हम 4 एरियाज़ कवर करेंगे। जिसमें टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्स भी और वैल्यू एडेड टैक्स भी। जो यूएई में 2 तरह के टैक्सेस मौजूद हैं, एक कॉर्पोरेट टैक्स और एक वैल्यू एडेड टैक्स। हम दोनों को इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे और इस हद तक कवर करेंगे कि आप कोचिंग लेने के बाद खुद रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे कॉर्पोरेट टैक्स की भी और वैल्यू एडेड टैक्स की भी, रिटर्न फाइल कर सकेंगे, टैक्स ग्रुप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसी तरह से डी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आपको डिफरेंट आइटम्स की टैक्स ट्रीटमेंट का पता होगा और आप बाकायदा कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकेंगे। इसी तरह से कॉर्पोरेट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स के अलावा हमारा जो एक और पोर्शन है, वो है कंपनी सेटअप का, कंपनी रजिस्ट्रेशन का, या यूएई में बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हमने क्या क्या करना होता है। इंशाल्लाह ताला इस मॉड्यूल को लेने के बाद, कंपनी सेटअप के मॉड्यूल को लेने के बाद, आपको पता होगा कि आपने अगर यूएई में बिजनेस ओपन करना है, बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, तो इधर बिजनेस सेटअप करने के लिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए आपने मेन लैंड चूज़ करना है या फ्री ज़ोन चूज़ करना है। मेन लैंड और फ्री ज़ोन में क्या फ़र्क होता है? ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमारी पहली क्लास थी। इसका ज़िक्र टैक्सेशन में दोबारा हम पढ़ेंगे कि मेन लैंड और फ्री ज़ोन में टैक्स इम्प्लीकेशन में क्या डिफ़रेंस है। और इंशाल्लाह ताला बिज़नेस सेटअप इन यूएई का पोर्शन लेने के बाद आप इस हद तक काबिल हो जाएँगे कि आपको ये भी पता हो कि आपने बिज़नेस सेटअप करने के लिए मेनलैंड चूज़ करना है या फ्री ज़ोन चूज़ करना है। इसके अलावा आप खुद कंपनी भी रजिस्टर कर सकें। इसके अलावा एक्साइज टैक्स। एक्साइज एक बड़ा ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत कम लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ मौजूद है यूएई में। इंशाल्लाह ताला इससे भी आपको मुकम्मल तौर पे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। अच्छा, लास्ट क्लास की हम डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि डिटेल में जाऊँगा तो बहुत टाइम, हमारी तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास हुई है लास्ट। हालाँकि नॉर्मली 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं होती। जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं वो 1 घंटे की होती हैं। अलबत्ता
वो तमाम आइटम्स अगर बताऊँ, वो तमाम चीज़ें बताऊँ, जो आज के लेक्चर को शुरू करने के लिए ज़रूरी हैं, तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, मेनलैंड और फ्री ज़ोन में क्या फ़र्क है? मेनलैंड और फ्री ज़ोन में, फ्री ज़ोन बेसिकली यूएई के कुछ ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं, ऐसे इलाके हैं जिनको कुछ प्रिविलेज दे दिए जाते हैं। अगर उन मखसूस खित्तों में, उन इलाकों में कोई कंपनी इस्टैब्लिश हो, तो उसको कुछ ख़ास प्रिविलेज हासिल होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होंगी। मिसाल के तौर पे, एक यूएई में, दुबई में एक बहुत बड़ा खित्ता है, बहुत बड़ा एरिया है, जिसे जबल अली फ्री ज़ोन कहा जाता है। इस एरिया में, इस एरिया के साथ एक सी पोर्ट भी लगता है। जितना सामान भी सी पोर्ट के ज़रिए दुबई में आता है, उस पे कोई वैट नहीं लगता, किसी भी तरह का वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगता। जबल अली फ्री ज़ोन का जो खित्ता है, जो एरिया है, जिसे जबल अली फ्री ज़ोन कहा गया है, जाफसा कहा गया है, इसमें सामान आने के बाद कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगता। सही, ये जबल अली फ्री ज़ोन का क्या हुआ, एक एडवांटेज है, एक प्रिविलेज है। सिर्फ प्रिविलेज नहीं होते, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं। मिसाल के तौर पे, जबल अली फ्री ज़ोन में अगर कोई कंपनी इस्टेब्लिश है, तो वो बाकी पूरी दुनिया में सामान भेज सकती है, लेकिन जबल अली फ्री ज़ोन से बाहर यूएई में, मेनलैंड में बिजनेस नहीं कर सकती। ठीक है, फ्री ज़ोन बेसिकली कुछ खास खित्तों को कहा जाता है। ये सबसे पहले जो लास्ट वाले लेक्चर हैं, मैं उनको गो थ्रू करवा रहा हूँ। स्क्रीन मैंने आपसे शेयर कर दी है। लेकिन अभी हम इस स्क्रीन पे काम नहीं कर रहे, अभी इन स्लाइड्स पे, इन प्रेजेंटेशन पे हम काम नहीं कर रहे। ये वो चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ। इनको समझने के लिए आपको लास्ट क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन उनका शीर्षक से मैं जिक्र कर रहा हूँ, मेनलैंड और फ्री ज़ोन में क्या फ़र्क है। ऑफशोर भी एक कंपनी होती है जिसमें कोई, जो यूएई के अंदर बिजनेस नहीं कर सकती, यूएई के बाहर पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकती है। फ्री ज़ोन कंपनी अपनी रेलिवेंट ज्यूरिसडिक्शन में, अपने फ्री ज़ोन में बिजनेस कर सकती है, या यूएई से बाहर बिजनेस कर सकती है, और मेनलैंड कंपनी पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है। इसको अगर आपने डिटेल में समझना है, तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग लाजमी सुनिएगा। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपने यूएई में बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए देखते हैं? सबसे पहले अपना पर्पस देखते हैं, और एक बहुत बड़ा पर्पस होता है बैंकिंग चैनल का यूज़। कई ममालिक ऐसे हैं, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के, वहाँ से अगर आपने किसी दूसरे मुल्क में पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका बैंकिंग सिस्टम इतना एस्टेब्लिश नहीं होता कि वो किसी दूसरे मुल्क में डॉलर में रकम पे कर सके। इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होते हैं कई कंट्रीज़ के पास। तो इसका सॉल्यूशन ये ढूँढा हुआ है कई बिज़नेसमैन ने, कि जी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। जी हारिस, वांट टू से समथिंग? ओके। तो बिज़नेसमैन क्या करते हैं कि यूएई में कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं और उस कंपनी का बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। अब जो भी पेमेंट्स होती हैं, रिसीट होती हैं, वो यूएई की कंपनी के बैंक अकाउंट में आती हैं। इसी तरह से कई लोग आते हैं इसलिए कि पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट किया जा सके। यूएई में बहुत एक ग्लोबल सिटी है, ग्लोबल कंट्री है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं,
तो और बहुत सारे लोग इधर सेटल भी हैं, इधर के रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो कई लोग इसलिए यूएई में बिजनेस करना चाहते हैं कि यहाँ पे अमीर कस्टमर्स मौजूद हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कई कंपनी इसलिए इस्टेब्लिश होती हैं कि आज तक टैक्स नहीं था। काफ़ी सारे फ्री जोन हैं जहाँ पे आप कंपनी इस्टेब्लिश करके आसानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। इन सब की डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे। द रीज़न ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ सरसरी जिक्र था। ये जो सरसरी जिक्र किया, ये ज़रूरी है आपको मेन लैंड और फ्री जोन का पता हो। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आप ये डिसाइड करते वक्त कंसिडर करते हैं कि आपने कंपनी मेन लैंड में रजिस्टर करनी है या फ्री जोन में रजिस्टर करनी है या ऑफशोर कंपनी बनानी है। उसके बाद एम्प्लॉयज कितने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लास्ट क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम आने लगे हैं इंशाल्लाह ताला आज की क्लास पे। आज की क्लास में बेसिकली हम कुछ इम्पोर्टेंट कंपनीज का कुछ सेटअप करने का तरीका देखेंगे। मेनलैंड और फ्री जोन का डिफरेंस तो मैं आपको बता चुका हूं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मेनलैंड में हमने कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, और कौन से मेनलैंड में? दुबई के मेनलैंड में। सबसे पहले ये बताएं कि वो कौन सी अथॉरिटी है जो मेनलैंड में बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है? DED डीईडी, ठीक है। और ये आपको पहले से पता है या आपने लास्ट लेक्चर लिया है तो पता चला है? हनान, लास्ट लेक्चर भी दिया। ठीक है। ये मुझे खुशी होती है ना कि आपने मुझसे कुछ सीखा है। अगर पहले से पता हो तो फिर मेरे पढ़ाने का तो फायदा नहीं हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, डीईडी, ये दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म का एक डिपार्टमेंट है। डीईडी बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म के अंडर आता है, और इस दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म की एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। तो कहीं पे ये अगर आपको दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म लिखा हुआ नज़र आए या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ नज़र आए तो ये एक ही चीज़ है। अगर दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म भी लिखा हुआ है तो बेसिकली लाइसेंस उसका जो डिपार्टमेंट है डीईडी उसी ने इशू किया होता है। जैसे पाकिस्तान में आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है तो एससीसीपी के थ्रू होती है, राइट? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के थ्रू होती है। However, मैं पाकिस्तानी कंपनी सेटअप का या पाकिस्तानी टैक्सेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो पाकिस्तानी स्ट्रक्चर पे बात करते हुए गलती का एहतमाल होता है। मैं इसलिए ज़्यादा पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को पे बात नहीं करता। 4-5 साल से मैं यूएई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं यूएई की बात करूँगा। इसी तरह से अगर आपने यूएई में लाइसेंस लेना है
तो सबसे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आपने डिसाइड करना है कि मेन लैंड में कंपनी खोलें, फ्री जोन में खोलें या ऑफशोर कंपनी रजिस्टर करवाएं। इनमें सबसे ज़्यादा मेन लैंड या फ्री जोन कंपनीज होती हैं। ऑफशोर कंपनीज रेयर होती हैं, बहुत कम, एज कंपेयर टू मेन लैंड एंड फ्री जोन कंपनीज। अच्छा, हम अब आ गए हैं मेन लैंड में, लेकिन दुबई के मेन लैंड में। यूएई की 7 स्टेट्स हैं: अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, रासुल खैमा, फुजैरा और उम्मुल क्वीन। इन सब स्टेट्स का अपना अपना डीईडी है, सही। दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म से अगर आपने लाइसेंस लिए हुए, अगर आप दुबई डी तो अगर आपने डीईडी से लाइसेंस लिए हुए ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, तो या तो ये दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म के अंडर हो सकते हैं, या ये अबू धाबी इकोनॉमी एंड टूरिज्म के अंडर हो सकते हैं, या अजमान की मिनिस्ट्री के अंडर हो सकते हैं, शारजा की मिनिस्ट्री के अंडर हो सकते हैं। हम सबसे पहले बात करने लगे हैं दुबई की। दुबई के मेन लैंड में आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है। आपको मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही होगी। इसमें कंपनी सेटअप इन मेन लैंड की हेडिंग के नीचे invest.dubai.ae आप सबको नज़र आ रहा होगा, राइट। invest.dubai.ae सबको नज़र आ रहा है। ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप दुबई के मेन लैंड में बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हों। invest.dubai.ae, इसमें जाके आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका बड़ा सिंपल है। जैसे आप फेसबुक पे साइन अप करते हैं, वैसे ही invest.dubai.ae की साइट पे जाके भी आपने साइन अप करना है। ये डीईडी के अंडर आने वाली ऑफिशियल साइट है। इसके अलावा एक और वेबसाइट से भी आपको मुतारिफ करवा देने लगा हूँ। ये एड्रेस, इनके यूआरएल आप अपने पास नोट कर लें, या इनको अच्छी तरह से याद कर लें, बेहतर होगा आप नोट कर लें। स्लाइड ये वाली वेबसाइट आपको नज़र आ रही है। इसका एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, e-services.dubai.ded.gov.a। ये उसका मेन पेज है। क्या कहते हैं उसे, जो ही हम कोई वेबसाइट ओपन करें तो जो पहला पेज ओपन होता है, होम पेज। यस सर, होम पेज कहते हैं, मेन इंटरफेस। ठीक है, ये मेन इंटरफेस है, ये उसका होम पेज है। जो ही आप दुबई डीईडी की साइट पे जाएंगे, जिसका एड्रेस है e-services.dubai.ded.gov.a पे, तो आप इस पेज पे लैंड करेंगे। इसके लेफ्ट साइड पे आपको ऊपर हुकूमत दुबई, गवर्नमेंट ऑफ दुबई नज़र आ रहा है, जबकि राइट साइड पे दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म नज़र आ रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ई सर्विसेज आपको नज़र आएगा। इसके नीचे इंस्टेंट लाइसेंस का ऑप्शन है। इंस्टेंट लाइसेंस क्या होगा, क्या होता है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके आगे चीज़ है सर्च बिजनेस एक्टिविटीज़। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इस
पेज का जायजा ले लेते हैं। इसके आगे ऐड और मॉडिफाई बेनिफिशियल ऑनर का नाम मौजूद है। ये बेसिकली दो हिस्से हैं, लेफ्ट साइड पे न्यू लाइसेंस और राइट साइड पे लाइसेंस। फर्क क्या है, जब आप पहली दफ़ा बिजनेस ओपन करने लगते हैं, पहली दफ़ा कोई कंपनी रजिस्टर करवाने लगते हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन है ना, इंटरनेट लाइसेंस, सर्च बिजनेस एक्टिविटी, सर्च ट्रेड नेम्स, रिजर्व ट्रेड नेम, रिजर्व ट्रेड नेम मेन लाइसेंस, रिजर्व ट्रेड नेम ब्रांच लाइसेंस, रिन्यू ट्रेड नेम, इशू इनिशियल अप्रूवल, इशू ब्रांच इनिशियल अप्रूवल, पेमेंट ऑप्शंस, सर्च लाइसेंस इंफॉर्मेशन, कमर्शियल परमिट फॉर्म। ये बेसिकली जब भी आप पहली दफ़ा बिजनेस इस्टेब्लिश करने लगते हैं तो ये लेफ्ट साइड वाले ऑप्शन आपके लिए कारआमद होते हैं। अगर एक दफ़ा आपकी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है, अब राइट साइड वाले ऑप्शन आपके लिए यूजफुल होते हैं। ऐड और मॉडिफाई बेनिफिशियल ऑनर, रिन्यू लाइसेंस, प्रिंट लाइसेंस, पे इंस्पेक्शन फीस, मैनेज लाइसेंस कॉन्टैक्ट, ट्रांजैक्शन स्टेटस और पेमेंट्स, पार्टनर लाइसेंसेज, to whom it may concern, letter person license, fill registration and licensing application form and search sales and promotion। ये तमाम ऑप्शन ज़्यादा रेलिवेंट हैं जब आप बिजनेस इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं। उसमें अगर आपने कोई तब्दीलियां करनी है, कोई फाइन वगैरह पे करनी है, लाइसेंस रिन्यू करवाना है, तो ऐसे केस में राइट साइड वाले ऑप्शन आपके लिए यूजफुल होते हैं। अच्छा, अब सवाल की जी, एनी सर किसी का मेरा क्वेश्चन है? जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जिस तरह सर आपने पाकिस्तान की बात की, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बिजनेस की 3 टाइप्स है ना। जिस तरह हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है सर। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाना चाहते हैं, सोल में बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जस्ट इंडियन रिक्वायर्ड होगी ना, तो वो हम बिहार से कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप पे हम जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हाँ, रजिस्टर्ड आप फर्म से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सही है सर। और अगर कंपनी हम रजिस्टर करना चाहते हैं तो फिर सीसीपी से। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर दुबई में हम करना चाहते हैं तो फिर हाँ, यहाँ पे इस हेड के अंदर सारे जो बिजनेस के जो टाइप्स है सारे इसके अंदर हम रजिस्टर कर सकते हैं, या मतलब इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अच्छा, इनका बड़ा अच्छा सवाल है लेकिन मेरे ख्याल से हम आहिस्ता आहिस्ता इस सवाल को आंसर करेंगे। द रीज़न बीइंग, बहुत सारे दोस्तों को इधर फ्रेंड में देखें, जब आप कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे होते हैं, लाइक आप एसएससीए कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं, जब आप सीए का एक स्टेज पास कर लेते हैं ना, जब जाके आप सेकंड लेवल की क्लास में बैठते हैं, तो टीचर आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा रहा होता। उसको पता है टीचर को कि जो स्टूडेंट सेकंड लेवल पे है वो फर्स्ट लेवल पास करके आए, जो बच्चा 6th क्लास में है वो 5 पास करके आए। लेकिन जो ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें टैक्सेशन है, कंपनी सेटअप, जो जिस तरह का कोर्स ये मौजूद है, जो सबके लिए होता है, उसमें हमें इस बात को देखना होता है कि बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको सोल प्रोप्राइटरशिप का आइडिया नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या फ़र्क है। तो हम आहिस्ता-आहिस्ता इन तमाम क्वेश्चन को इंशाअल्लाह ताला एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर अभी की स्टेज पे आंसर करूँ आपका, क्योंकि सवाल आपका बड़ा रेलेवेंट है और मुझे अच्छा लगा सुन के, तो मैं आपको बताऊँ कि यूएई में अगर दुबई के अंदर आपने मेनलैंड में कंपनी रजिस्टर करनी है, तो उसके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी, डीईडी। मेनलैंड में डीईडी ही की तरफ आपने जाना है। सोल प्रोप्राइटरशिप चाहे आपने एस्टैब्लिश करनी हो, अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। चाहे आपने लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करनी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होता है आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिविल वर्क रजिस्टर करवाना है, तो भी आपने डीईडी के पास जाना है। सिविल वर्क क्या होता है आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला।
LLC सिंगल ऑनर रजिस्टर करवानी है, DED के पास जाना है। इसका ताल्लुक UAE में टाइप ऑफ कंपनी या टाइप ऑफ बिजनेस से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक इस बात से है कि आप कौन से एरिया में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। दुबई के मेन लैंड में अगर आपने करना है काम तो दुबई DED है, सही। क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस्लाम भाई आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्रेसिव मोड में, सीक्वेंशियल मोड में कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर भी इंटर होंगे। ये न्यू लाइसेंस में सबसे पहले आपको इंस्टेंट लाइसेंस नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें आप देखिए, इसके नीचे लिखा हुआ है अवेलेबल ऑन इन्वेस्ट इन दुबई। क्लिक करते हैं जरा, ये आपको एक दूसरी साइट की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, ये सब देखें कि ये जो invest.dubai.ae है, इसका URL रिसेंटली चेंज हुआ है। visitdubai.com पर एक नया इन्होंने उसका एक पोर्शन बना दिया, invest-dubai। मैं अगर ये आप सबको URL में मैं टाइप करता हुआ नजर आ रहा हूँ, invest.dubai.ae। इस्लाम भाई, मोहम्मद इस्लाम, जी सर, मैं यहाँ पे हूँ जी, सुन रहा हूँ। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है invest.dubai.ae जो मैंने टाइप किया हुआ है? जी बिल्कुल सर, नजर आ रही है। इस पे जो ही मैंने क्लिक किया, इसने उसको रीडायरेक्ट किया एक दूसरे URL की तरफ। ये invest.dubai.ae जो है, ये पुराना हो गया था, इस URL को तब्दील किया गया रिसेंटली। और ये बिल्कुल रिसेंटली हुआ है। तो हमने ये देखा कि जो ही मैंने इंस्टेंट लाइसेंस पे क्लिक किया, ये मुझे उस साइट पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया जो इन्वेस्ट इन दुबई की साइट है, ठीक है। तो इन्वेस्ट इन दुबई वो ऑफिशियल साइट है जहां से हम लाइसेंस लेते हैं, ठीक है। इसी तरह रिजर्व ट्रेड नेम, इसमें भी आप देखें, जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे किस तरफ रीडायरेक्ट करेगा, आपको नजर आ रहा है अवेलेबल इन्वेस्ट इन दुबई। ये मुझे उसी वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। इसी तरह इशू इनिशियल अप्रूवल। तो जब भी हमने कोई कंपनी बिजनेस खोलना होता है तो हम किस पे रिलाई करते हैं, हम बजाय इसके कि DED की साइट पे आए, बल्कि वो जो DED ने एक पोर्टल दिया हुआ है, जो एक अपनी सब साइट दी हुई है इन्वेस्ट इन दुबई के नाम से, हम सीधा उस पर चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आप सबको नजर आ रहा है बिल्कुल एंड पे। इसमें जाके आपने अपना नाम लिख के अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू करवानी है, ठीक है। तो ये इन्वेस्ट इन दुबई वो ऑफिशियल साइट है जहां से कंपनी सेटअप का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस पे आपका अकाउंट होना चाहिए, पहला स्टेप। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, दुबई के मेनलैंड की। आहिस्ता आहिस्ता हमें हर जगह पे जाना है। हमने हर फ्री जोन की कंपनी को देखना है, हर स्टेट में जो कंपनी रजिस्टर होनी है उसको देखना है। एड्रेस आपने नोट कर रहे हैं अपने पास, DED की साइट का क्या है, इन्वेस्ट इन दुबई की साइट का क्या है।
सर ये लॉगिन का जो पेज आप लेकर आए थे ये किस तरह से लेकर आए थे? मैं अभी ये साथ साथ आपकी अपर वेबसाइट भी राइट देख ही कॉलम, रहा था। सब अच्छा सब ऐसा करें कि इस साइड पे चले जाएं, बल्कि डी की साइड पे जाएं पहले। ओके, मैं आपके सामने इन्वेस्ट सर इसकी विंडो छोटी कर एक मिनट, ये आपको आप सबको नजर आ रहा है? विंडो दे देना सर। ये आप सबको अभी जो मैंने वेबसाइट ओपन की है ये नजर आ रही है, eservices.dubai.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ऑल दो अभी हम इन्वेस्ट इन दुबई का पोर्टल यूज करेंगे, इन्वेस्ट इन दुबई को यूज करेंगे, लेकिन ये वाली जो वेबसाइट है ना दुबई DED की, ये भी बहुत यूजफुल है। हमने इसमें से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, काफ़ी सारे काम इसके थ्रू होते हैं। ठीक है, सॉरी जी आफ्ताब। ओके, हाँ नहीं है वॉइस, मैं असल में मैंने आपसे 5 मिनट मांगे थे। अभी आवाज़ आ रही है सबको, राइट? आ रही है शेख सर आवाज। अब्दुल्ला, इरफान, जी सर आ रही मंजूर है आवाज। हुसैन, अफजल नाजिर, जफर इकबाल। ओके, अच्छा एक आफ्ताब भाई थे, वो कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे। आ रही आवाज आ रही है अभी सर? आप सर मेरा ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। invest.dubai.ae क्वेश्चन ये था कि अगर ये एक वो कंपनी वेबसाइट है ऑलरेडी पहले से किसी ने बनाई हुई है, जिसके थ्रू हम अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, लेकिन जो मेन साइट है, जो दुबई DED की मेन साइट है, वो ये वाली है। इसमें मैंने इंस्टेंट लाइसेंस पे क्लिक किया, मैं इन्वेस्ट इन दुबई के प्लेटफॉर्म पे आ गया। अपर राइट कॉलम में आपको लॉगिन नजर आएगा सबको। इस पे जो ही मैंने क्लिक किया, ये मुझे इस पोर्टल पे ले गया। सबसे आखिर में आपको क्रिएट अकाउंट नजर आया। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इस पोजीशन को आपने इधर तक अभी नोट करना है। ठीक है, आगे हम इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। अभी तक मैंने आपको बेसिकली सिर्फ दुबई में, बाकी स्टेट की बात नहीं की, सिर्फ दुबई की। और दुबई में भी मेन लैंड में कंपनी रजिस्टर करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो उसकी वेबसाइट है, उससे इंट्रोड्यूस कराया है। अभी हमने तमाम स्टेट में देखना है कंपनी कैसे रजिस्टर होगी। अभी हमने फ्री जोन को अलग से देखना है। अभी हमने बल्कि दुबई के मेन लैंड में भी सिर्फ एक पोर्टल को की बेसिक वेबसाइट देखी है, सही। लेकिन इधर हम मजीद आगे, अभी फॉर द टाइम बीइंग हम पोर्टल पे नहीं जा रहे। हम कुछ बाकी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि जैसे हम पोर्टल में जाएंगे, जैसे हम यूए की DED की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे हम इन्वेस्ट इन दुबई की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके आगे आप देखेंगे कि जब कंपनी बनाने का टाइम आएगा तो कुछ अजीब सी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपने पहले नहीं पता होंगी। मिसाल के तौर पे आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए, कमर्शियल लाइसेंस चाहिए, प्रोफेशनल लाइसेंस चाहिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए। हम पहले उन चीज़ों का ज़रा सी से उनसे इंट्रोड्यूस मैं आपको करवा देता हूँ, फिर हम दोबारा पोर्टल पे जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे रेलिवेंट अगर किसी का क्लास
किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताएं। हाथ खड़ा करें, अपना हाथ रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। जी बासित अली। अस्सलाम जी वालेकुम। स्क्रीन मैंने अभी सर मेरा क्वेश्चन ये था। अनशेयर की है फॉर द टाइम बीइंग। जी जी बासित। अस्सलाम वालेकुम। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम मतलब दुबई में ई सर्विसेज को यूज़ करते हुए एक ही पोर्टल के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं कि हम अगर मतलब एओपी में भी रजिस्टर है और किसी दूसरी कंपनी में भी सपोज रजिस्टर है, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी हमने कंपनी रजिस्टर की हुई है, तो एक ही पोर्टल को यूज़ करते हुए हमें मतलब सभी की एक्सेस हो सकती है इसमें? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी हम आगे इंशाल्लाह ताला डिटेल में देखेंगे कि यूएई में कंपनीज किस टाइप्स के हैं। पाकिस्तान में जैसे लिखा जाता है ना प्राइवेट लिमिटेड, जी जी सर। लिमिटेड बाय गारंटी, उस तरह की टर्म दुबई में यूज नहीं होती। ठीक है, मिलती जुलती टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, कंपनीज के टाइप पे हमें अभी बात करना है। ऑलराइट सर, थैंक सही। यू सो मच। और अगर किसी को अभी सेकंड लेक्चर में कोई परेशानी हो रही है स्पेशली मेनलैंड और फ्री जोन से रिलेटेड, तो वो मैं उसे स्ट्रांगली उनको रिकमेंड करूंगा कि वो मेरा पिछले वाला लेक्चर 1 लें पहले। ओके जी, शेख अब्दुल्ला। तो सर मुझे पूछना है कि जैसे कि आपने अथॉरिटी बताई डीईटी और डीईटी, और आपने बताया कि हर किसी की स्टेट की अलग है, तो क्या सर जी उनकी जैसा कि हर जगह एक फेडरल अथॉरिटी भी होती है जिससे लिंक्ड होती है, क्या दुबई में कोई फेडरल अथॉरिटी भी है जो देखती है, या हर स्टेट की अपनी अथॉरिटी और अपनी अलग पॉलिसी है? देखिए, यूएई में ये 7 रियासतों का इत्तेहाद है। इसको पाकिस्तानी स्ट्रक्चर में शायद आप अगर देखेंगे ना तो वहाँ पे तो वो प्रोविंस है, 4 सूबे हैं और एक फेडरल अथॉरिटी है। यूएई में 7 खुद मुख्तार रियासतों ने इत्तेहाद किया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें सातों स्टेट्स में कॉमन है। एक मुल्क की हैसियत से इनकी फॉरेन पॉलिसी कॉमन है, लेकिन कुछ लॉज में, कुछ कवानीन में इन सात स्टेट्स के अपने अपने कवानीन हैं। ठीक है, ये जो कंपनी सेटअप है ना, ये हर स्टेट का अपना अपना होता है। हर स्टेट की अपनी अपनी वेबसाइट है, अपनी अपनी अथॉरिटीज़ हैं जो उनके अंदर मेन लैंड में कंपनी रजिस्टर करती हैं। कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं, मिसाल के तौर पे टैक्सेशन। कॉर्पोरेट टैक्स आया, 60 रियासतों में कॉर्पोरेट टैक्स मौजूद है, 7 रियासतों में मौजूद है। लेकिन जहाँ तक कंपनी रजिस्ट्रेशन बिजनेस सेटअप का ताल्लुक है, तो हर स्टेट की अपनी अपनी अथॉरिटी है। ठीक हो गया अब्दुल्ला? क्वेश्चन आंसर्ड। जी सर, ओके सर। ओके ओके फर्दर वेबसाइट में मूव करने से पहले, पोर्टल में मूव करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले लेती हैं, क्योंकि जब आप invest.dubai.ae के पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएंगे तो आपके पास ट्रेड नेम्स का ऑप्शन आएगा। उसके आगे टाइप ऑफ बिजनेस का ऑप्शन आएगा। कौन सी एक्टिविटी आपने यूज करनी है, उसके बाद पार्टनर की डिटेल का ऑप्शन आएगा। इसी तरह से लाइसेंस टाइप आपने कौन सी चूज करनी है, उसके बाद लीगल एंटिटी आपने कौन सी चूज करनी है, लीगल एंटिटी की टाइप्स हैं कौन कौन सी।
उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट कार्ड और एम्प्लॉइज कोटा के मामला शुरू होंगे। ये बेसिकली जो आखिरी दो हैं ना, चूज इस्टेब्लिशमेंट कार्ड एंड चूज एम्प्लॉय कोटा, ये दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं वीज़ा रिलेटेड मैटर से। इनमें जो पहला ऑप्शन है ट्रेड नेम्स का, वो तो इतना मुश्किल नहीं है। आपने नाम रजिस्टर करवाना होता है कंपनी का। अच्छा, आप जब नेम रजिस्टर करवाने लगते हैं ना, कंपनी की कॉस्ट तब से शुरू हो जाती है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट सबसे पहला प्रोसेस जो ही आप नाम रखने का करेंगे तो आपकी कॉस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? अगर आपने इंग्लिश में नाम रखा है तो उसकी कॉस्ट कम होगी एज कंपेयर टू अगर आपने जर्मन लैंग्वेज में नाम रखा है अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। इस ट्रेड नेम की कॉस्ट 700 दरम से लेके 3000 दरम के दरमियान में रहती है, डिपेंडिंग अपॉन नेम लोकल लैंग्वेज में है या फॉरेन लैंग्वेज में है, उसकी डिमांड कितनी है। ठीक है, आप एक नाम को 6 महीने तक रिजर्व करवा सकते हैं। नेम में कोई इतनी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है। आपने अपने बिजनेस का जो भी नाम सोचा है, अच्छा नाम हो, किसी की रिलीजन को हिट ना करता हो, नेशनैलिटी को हिट ना करता हो, किसी इंसल्टिव ना हो, एब्यूजिव ना हो, तो इट इज़ ओके। ठीक है, आप रिजर्व करवा लें या अभी से अपनी कंपनी सेटअप, आप कंपनी सेटअप का प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं तो अभी से नेम सिलेक्ट कर लें। ओके, सेकंड चीज़ है एक्टिविटी टाइप। इस पे हम बाद में आएंगे कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल हैं। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब में वो है लाइसेंस टाइप वाला। ठीक है, 6 तरह के लाइसेंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लाइसेंस होता क्या है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में तो ऐसे होता है ना, कई लोगों ने दुकान अपना घर बनाया हुआ है, उसका एक कमरा उन्होंने उसके बाद लिख दिया सस्ता बाजार, सौदा सब बेचना शुरू कर दिया। यूएई में आपने कोई भी बिजनेस करना है तो आपके पास बाकायदा ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। यूएई में बिजनेस करने के लिए आपके पास बाकायदा ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस मुख्तलिफ तरह का होता है डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरह का बिजनेस करना है। सबसे पहला एक हमने नाम नज़र आ रहा है कमर्शियल लाइसेंस, उसके बाद हमें नज़र आ रहा है इंडस्ट्रियल लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस, टूरिज्म लाइसेंस, एग्रीकल्चरल लाइसेंस एंड क्राफ्ट लाइसेंस। 6 तरह के लाइसेंस आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी नाम पढ़ते ही किसी न किसी हद तक आपको आइडिया होने लग जाएगा कि ये लाइसेंस किस से रिलेट करते हैं, किस किस्म की एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चरल लाइसेंस, आप नाम से ही समझ गए हैं कि अगर किसी ने एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस करना है, कोई डायरी फार्म ओपन करना है, पोल्ट्री फार्म ओपन करना है, किसी ने कोई खेती बाड़ी करनी है, कोई फसल उगानी है, तो एग्रीकल्चरल लाइसेंस उसे चाहिए होगा। उसको लाइसेंस की जो टाइप अप्लाई करनी है वो एग्रीकल्चरल लाइसेंस कहलाएगी। अगर किसी ने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कौन सा लाइसेंस उसे चाहिए होगा। आप इन तमाम लाइसेंस के नाम पढ़ के अच्छी तरह समझ सकते हैं कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए होगा। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए होगा। और वो भाई जो कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, टैक्स की सर्विसेज देना चाहते हैं, अकाउंटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, ऑडिटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं, वो प्रोफेशनल लाइसेंस होने चाहिए होगा। हर लाइसेंस के अंडर
कुछ एक्टिविटीज फॉल करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर टैक्स कंसल्टेंसी आपकी बिजनेस एक्टिविटी होगी, इंटेंडेड बिजनेस एक्टिविटी होगी, तो वो प्रोफेशनल लाइसेंस, सबसे पहले आप प्रोफेशनल लाइसेंस सिलेक्ट करेंगे, उसके नीचे ही उसकी सर्च लिस्ट में ही आपको टैक्स कंसल्टेंसी नजर आएगी। इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिलेक्ट करने के बाद अगर आप एक्टिविटीज में टैक्स कंसल्टेंसी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। डिटेल में हम देखते हैं तमाम लाइसेंसेस को। फिल वक्त इन छह तरह के जो लाइसेंस हैं इनसे आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस, टूरिज्म लाइसेंस, एग्रीकल्चरल लाइसेंस एंड क्राफ्ट लाइसेंस। सबसे कॉमन इनमें से ऊपर वाले तीन हैं, कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड प्रोफेशनल लाइसेंस। ये जो तीन लाइसेंस हैं, कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस और प्रोफेशनल लाइसेंस, दे आर वेरी कॉमन। और किस हद तक कॉमन है? नहीं, अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया बीच में कि क्राफ्ट लाइसेंस रिपीट कर दें। क्राफ्ट लाइसेंस जब भी किसी बंदे ने अकेले कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसा यूनिक स्किल जो मार्केट में इतना कॉमन नहीं होता, ऐसे स्किल, मिसाल के तौर पे हाथ से बनने वाले पंखे बना के अगर किसी ने बेचने हैं तो वो क्राफ्ट लाइसेंस में फॉल करेगा। अगर कोई किसी ने पेंटिंग करनी है, कोई यूनिक किस्म की पेंटिंग कोई शख्स करता है तो वहां पे क्राफ्ट लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, क्राफ्ट लाइसेंस डिमांड में कम है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस एंड इवन एग्रीकल्चरल लाइसेंस। इसीलिए मैंने क्राफ्ट लाइसेंस को बिल्कुल आखिर में लिखा था। सही। अच्छा, आपकी जो नेचर ऑफ, आपने किस तरह की कंपनी खोलनी है, ये तो हमने सरसरी जायजा ले लिया कि कौन कौन सी लाइसेंस की टाइप्स अवेलेबल हैं। इन लाइसेंस की टाइप्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है जो कंपनीज की टाइप्स अवेलेबल हैं यूएई में, इसको भी हम अभी देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ जी, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है? So one single person is doing business or something else. ओके, Just एक single एग्जांपल owner. देने लगा, एक एग्जांपल देने लगा हूँ प्लीज सबके लिए। मिस्टर ए एक बहुत अमीर आदमी है। मिस्टर ए एक बहुत अमीर आदमी है, मिलियंस ऑफ दिरहम्स उनके बैंक अकाउंट में पड़े हैं। उन्होंने कंपनी खोली 1 लाख दिरहम लगा के,
और 30,000 दिरहम उन्होंने बैंक से लोन ले लिया। टोटल कितने पैसे हो गए उनके पास? 3 लाख दिरहम, सॉरी, उन्होंने बैंक से लोन ले लिया। 1 लाख दिरहम तो उन्होंने अपनी जेब से लगाए, 3 लाख दिरहम उन्होंने बैंक से लोन ले लिया। टोटल कितने पैसे हो गए? 4 lakh. 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख। उन्होंने इन 4 लाख दिरहम की लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करवा ली। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप की एग्जांपल नहीं दी। पहले हम कंपनी में और सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं। और जिन दोस्तों को शुरू से पता है उनसे मैं कहूँगा सब्र रखें। हमें अपने कोर्स को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है, सबके लिए ऐसे लेवल पे से स्टार्ट करना है कि हर किसी की समझ में आए और उसको एक हायर लेवल पे लेके जाना है ताकि हर शख्स कुछ ना कुछ सीखे। तो सबसे पहले मैं इसकी जो है वो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसमें एक बहुत अमीर आदमी ने, जिसके पास लाखों दिरहम पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट में, उसने अपने पैसों में से 1 लाख दिरहम लेके कंपनी बनाई और 1 लाख दिरहम के अलावा 3 लाख दिरहम उसने बैंक से लोन ले लिया। टोटल हो गए 4 लाख दिरहम। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि 4 लाख दिरहम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक बड़ी यूनिक सी मशीनरी बनाई और उसे बेचने लग गए उस मशीन को। वो बिकी 2 लाख की। खर्चा हुआ था 4 लाख, इनकम हुई 2 लाख। मुझे बताएं भाई साहब को, मिस्टर ए को, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और कितना हुआ? लॉस हुआ 2 लाख। सर लॉस। लॉस हुआ 2 लाख। ठीक है, अब इन भाई के बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े होंगे? जो कंपनी का बैंक अकाउंट है उसमें कितने पैसे पड़े होंगे? 2 लाख। 2 लाख पड़े होंगे। ठीक है, और बैंक से लोन कितना लिया हुआ था? 3 3 लाख। lakh. 3 लाख। 3 लाख। अच्छा, आप बड़ी तवज्जो से प्लीज सुनिएगा। बैंक आता है, कहता है भाई मेरे 3 लाख दिरहम वापस करो। वो कहता है भाई लोन मैंने अपने नाम पे नहीं लिया था, मैंने तो कंपनी के नाम पे, कंपनी ने आपसे लोन लिया था। तो अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कंपनी नहीं हूं, मैं एक सेपरेट पर्सन हूं। ऑल दो कंपनी मेरी ही मलकियत है, लेकिन कंपनी के बैंक अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 2 लाख पड़े हुए हैं। अगर आपको 3 लाख दिरहम चाहिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कंपनी के पास 2 लाख दिरहम। बैंक क्या करेगा? कंपनी के 2 लाख दिरहम लाएगा और बात खत्म। 1 लाख दिरहम बैंक कंपनी से रिकवर नहीं कर सकता। अब बैंक आके ये नहीं कह सकता कि अच्छा मिस्टर ए भाई, आप तो बड़े अमीर आदमी हैं, आपके अपने बैंक अकाउंट में तो 20 लाख दिरहम पड़े हैं, आप मुझे मेरा लोन वापस नहीं कर सकते। ये चीज है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये अपने ऑनर से अलहदा एक सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाता है। अब अगर फर्ज करें कि मिस्टर ए ने सेपरेट कंपनी ना खोली होती बल्कि अपने नाम से बिजनेस कर रहे होते तो क्या फर्क पड़ता? फिर उसके सर फोन फिर में उसमें से उसके पर्सनल एसेट्स ये उसके पर्सनल में से भी जो है बैंक रिकवर करता। अकाउंट में से पैसे जाते हैं। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये अपने ऑनर से अलग नहीं हो सकती। ठीक है, जो पैसे ऑनर के बैंक अकाउंट में पड़े हैं, बिजनेस अपने ऑनर से जुदा चीज नहीं होती, अलग चीज नहीं होती। ठीक है, अगर कोई नुकसान हुआ, किसी के पैसे अदा करने हैं, तो वो ऑनर को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से निकलवा के देने होंगे।
अ, सदीद, आप शायद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी सर, वो उस टाइम था जब आप कंपनी के ना लॉग इन करवा रहे थे, तो उस टाइम ये पूछना था कि जो ये जो आप बता रहे थे चीज़ें, ये साइन अप करने के बाद आती हैं, लाइक कौन सी एक्टिविटी में जाना है और कौन जी, सी जी। आगे बिजनेस में जी, जाना ये साइन अप करने के बाद आएँगी, ठीक है? लेकिन है। जी जी। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ, ठीक है? ओके। और वैसे भी कई जो बहुत शों का इंटरेस्ट ये बहुत ज़्यादा होता है कि हमें कंपनी रजिस्टर होते हुए दिखाएँ। लेकिन रियलिटी ये है कि हाँ अगर जी। आपको लाइसेंस का नहीं पता, मैं कैसे पोर्टल पे आपको ये जब तक आपको ये टाइप्स ऑफ लाइसेंस नहीं बताता, टाइप्स ऑफ कंपनीज़ नहीं बताता और इन कंपनीज़ की ख़ासियत क्या है, कब एक कंपनी रजिस्टर हो सकती है, कब नहीं हो सकती, तो जब तक आपको इनका आइडिया ही नहीं होगा, तब पोर्टल पे आप जाके मज़ीद डिटेल में नहीं जा सकते, ठीक है? अच्छा, मैं थोड़े से और क्वेश्चन हाँ जी। शेख अब्दुल्ला, क्वेश्चन है आपका? सर जी जी सर। सर ये सोल प्रोप्राइटरशिप और इसका, जब सर आपने जो बताया एलएलसी का, पहले आप बता रहे थे जी। कि उसके अंदर कंपनी की लायबिलिटी है, तो सर ये एलएलसी भी मैंने कुछ देखी है, जिससे कि दुबई के अंदर वो एलएलसी होती है, मगर वो भी एक सिंगल बंदा ही चला रहा होता है, उसमें सिंगल ही पार्ट बंदा ही होता है, ना कि पार्टनर पे होती है। क्या सर ये ऐसा ही होता है? हुँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ, सोल प्रोप्राइटरशिप को हम देखेंगे कि ये सिंगल ओनर चला रहा होता है। जैसे हमारी एग्ज़ाम्पल में मिस्टर ए ने एक कंपनी बना ली थी। मिस्टर ए हम्म, अकेला बंदा होके कंपनी भी बना सकता है। 100% शेयर्स उसके पास हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे केस में हम कंपनी को क्या कहते हैं, जब वो एक बंदा बनाए तो क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, ज़्यादा बनाए तो क्या होता है? डिटेल में इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, ठीक है? आयतुल्लाह, क्वेश्चन? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसा आपने कहा कि ये 2 लाख डॉलर वो अपना धर्म जो है वो नुकसान हो गया, तो इसके बाद इस कंपनी का क्या स्टेटस रहता है? आया वो कंपनी मतलब दोबारा कंटिन्यू हो रहती है, या इसको कोई और मामलात हो जाते हैं इस कंपनी के साथ, कम गवर्नमेंट की तरफ से बैंड हो जाती आयतुल्लाह है, ब्लैक लिस्ट हो जाती है? आयतुल्लाह देखें एक चीज़, जो हमारे कोर्स का बाकायदा हिस्सा नहीं है, उसे हम कहते जी हैं इंसॉल्वेंसी, दिवालिया होना। आपने जी अक्सर जी अखबारात में सुना होगा फलां बैंक का दिवालिया निकल गया। ये दिवालिया क्या होता है आपको पता है? जी जी। क्या चीज़ होती है दिवालिया होना? देखिए, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, या तो ये वो बैंक से जाके नेगोशिएट करे कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको अगले 3 सालों में दूँगा, 1 लाख दिरहम देना है, 3 लाख दिरहम दे दूँगा, ठीक है? इंटरेस्ट वगैरह मिला के। या तो आप रीनेगोशिएट करेंगे टर्म, रीशेड्यूल करा लेंगे। ठीक है? या तो ये हो सकता है, या होता है कि आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करते हैं, कोर्ट में जाके पिटीशन दायर करते हैं कि यार मेरे पास नहीं है पैसे, मैं क्या करूँ? तो वो जो सही। आपका साज़ो-सामान होता है सब लेके बाइंड अप कर देते हैं आपको, आपको लिक्विडेट कर दिया जाता है और जो आपके पैसे होते हैं, वो लेके बैंक को दे दिए जाते हैं। 100% पैसे बैंक को नहीं मिलते बल्कि कम मिलते हैं, ठीक है? जी, मतलब इस पे जो पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो शख्स है, मिस्टर ए है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, ऐसे ही है? कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, बिल्कुल, ठीक। उसके ठीक बाद ये है? आदमी दूसरी कंपनी वाले बना सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं, नहीं, देखें, ये आगे एक सेपरेट लॉज़ हैं, अब हमें उसमें ओके। मैं नहीं जा रहा हूँ। कई जगहों पे ठीक है सर। रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं कि अगर आप ऐसी किसी कंपनी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जो डिफ़ॉल्ट कर गई, तो भी आप किसी दूसरे कंपनी के डायरेक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है? तो कई जगहों पे ओके। एप्लीकेशन है, ठीक है? जी जी, डन है। ठीक है? अब्दुल बासित बासित हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मेरा सलाम। ये सवाल है कि इस तरह मेजर जो शेयर होल्डिंग्स होती है लाइक डायरेक्टर्स के पास कंपनीज के अंदर फॉर एग्जांपल कोई लाइबिलिटी राइट ऑफ नहीं होती, तो जो मेजर शेयर होल्डिंग्स होती हैं किस बंदे के पास, तो वो पे ऑफ करता है, मेरा ये सवाल।
इस केस पे आपने बोला कि मिस्टर ए ने एक कंपनी बनाई और उसकी जो लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए रह गई है, आउटस्टैंडिंग है बेसिकली, तो क्या मेजर शेयर होल्डिंग उसे पे करेगा या नहीं? आपने ये क्या बात की मेजर शेयर होल्डर की? कौन मेजर शेयर होल्डर पे करता है? क्या मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं ना, लाइक डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज। अब मिस्टर ए तो फॉर एग्जांपल मेजर शेयर होल्डर ही है, ठीक है, लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी है वो आउटस्टैंडिंग रह गई है, तो क्या वो पे करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कंपनी होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो बेसिकली एक सेपरेट पर्सन होता है, मुकम्मल तौर पे सेपरेट, ठीक है। वो जो आपने एक बात की है उस पे मैं एक एक्सेप्शन मौजूद है, उस पे मैं ज़रा सी देर बाद में बात करता हूँ। बेसिकली अगर 10 बंदों ने मिल के कंपनी खोली है और इसमें 9 बंदों का 1% शेयर है, ठीक है, हर बंदे का 1% शेयर है, 9 बंदों के पास टोटल 9% शेयर है, जबकि जो 10वां बंदा है उसके पास 91% शेयर है, ठीक है। जो पैसे इन 10 बंदों ने मिलाकर कंपनी में लगाए हैं ना, वो रकम आपकी डूब सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी पे बात नहीं आती। कंपनी के केस में, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के केस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के पे बात नहीं आती। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेजर शेयर होल्डर हैं या नहीं है। पाकिस्तानी टैक्स लॉज में कई जगहों पे इसकी एक एक्सेप्शन मौजूद है। पाकिस्तानी टैक्स मैंने पढ़ना छोड़ दिया है क्योंकि मैं कहीं यूएई टैक्स से कंफ्यूज ना हो जाऊं। यूरोपियन टैक्स तो मैं देखता रहता हूँ। अब मुझे जहाँ तक याद है कोई इस तरह की टर्म, ठीक है, अगर 10% से ज़्यादा किसी शेयर होल्डर के पास शेयर्स होंगे या कोई डायरेक्टर वगैरह होगा, तो वो अनपेड टैक्स अमाउंट के लिए लायबल होगा। लेकिन नॉर्मल हालात में, चाहे आप मेजर शेयर होल्डर हैं, चाहे आप माइनर शेयर होल्डर हैं, कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे बात नहीं आती। ठीक हो गया? अच्छा, अफजल नाजिर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सवाल ये है कि जो एलएलसी की आपने बात की, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक के बंदा ही इसको इनकॉर्पोरेट करा सकता है या इसमें पार्टनर्स भी हो सकते हैं? पहला सवाल ये। और हम दूसरा आगे सवाल चलेंगे ये इस है पे। कि जी। अगर आगे चलेंगे, अच्छा तो सर जो दूसरा सवाल, ये सवाल का दूसरा पार्ट, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो कंपनी है उसकी ये यूएई में जो आपने मिसाल दी, ये सिर्फ ये एक ही किस्म है उसकी, ये जो एलएलसी है, इसके अलावा भी कोई हो सकता है? हम इन सब पे बात करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। बेसिकली सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप पहला पॉइंट है, सिंगल पर्सन, ओनली सिंगल पर्सन बनाएगा, ठीक है। आप अकेले हैं, आप यूएई में आए हैं बिजनेस करने, आप कहते हैं यार मैंने कंपनी नहीं बनानी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपनी लायबिलिटी लिमिटेड रखने की, मैंने कौन सा लोन लेना है, मेरी अपनी पहचान है, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करूंगा अपने नाम से, और आप अकेले हैं, दो भी नहीं है। ऐसे केसेस में आप इन जो 3 कॉमन लाइसेंस हैं, हम सबसे पहले इन्हें डिस्कस करते हैं, कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस। अब यूएई का लॉ क्या कहता है? यूएई का मेन लॉ कहता है कि अगर आप यूएई के नेशनल भी नहीं है और जीसीसी नेशनल भी नहीं है, यूएई नेशनल भी नहीं है और जीसीसी नेशनल भी नहीं है। जीसीसी नेशनल से मतलब क्या है? गल्फ, इसका पता है जीसीसी का सबको? नो जी सर। सर, पता। गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज कौन कौन आती हैं? सर इसमें सऊदीया है और दुबई है, गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज कतर भी है, में गल्फ गल्फ 6 गल्फ की सारी ममालिक आते हैं। कंट्रीज आ रहे हैं सर। ओमान है, ये और बेसिकली ये बहरीन है। 6 ममालिक ने मिलके मुआहिदा किया हुआ है आपस में कॉपरेशन का। इसमें सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, बहरीन है, कतर है,
और एक कुवैत आता है आई थिंक, राइट। बहरहाल 6 ममालिक इस जीसीसी का हिस्सा हैं। अगर आप यूएई नेशनल भी नहीं है और किसी और जीसीसी नेशनल भी नहीं है, कोई और एक्सपर्ट है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस ले सकती हैं, ना कमर्शियल लाइसेंस ले सकती हैं, ना इंडस्ट्रियल लाइसेंस ले सकती हैं। एक्सपर्ट सिर्फ और सिर्फ कौन सा लाइसेंस ले सकते हैं? प्रोफेशनल लाइसेंस ले सकते हैं। यूएई नेशनल और गल्फ कंट्रीज के रहने वाले कोई भी लाइसेंस ले सकते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो अगर आपने सर ये रिपीट करते हैं प्लीज। सर ये रिपीट रिपीट कर दूं? ओके ओके, चलिए पढ़ते हैं। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप इस्टेब्लिश करनी है। आप कहते हैं मैं कंपनी नहीं रजिस्टर करवाना चाहता, सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाऊंगा। सही। सबसे पहले आप कंसीडर करते हैं प्रोफेशनल लाइसेंस को। प्रोफेशनल लाइसेंस का क्या मतलब है? आप किस तरह की सर्विसेज देना चाहते हैं? आप टैक्स की सर्विसेज दे सकते हैं, आईटी सर्विसेज देना चाहते हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज देना चाहते हैं, आप किसी को ऐसी सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हैं जो किसी को एडवाइस करेगी आर्किटेक्चर में, या आप कोई ऐसी सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हैं जो किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज दे। ठीक है, अभी हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंस की बात नहीं की। इंडस्ट्रियल लाइसेंस में क्या चीज़ आ जाती है? फैक्ट्री आ जाती है, पैकेजिंग आ जाती है। अभी हमने कमर्शियल लाइसेंस की बात भी नहीं की। कमर्शियल लाइसेंस में क्या आ जाता है? ट्रेड, ज़्यादातर ट्रेड कमर्शियल लाइसेंस के अंडर होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमर्शियल लाइसेंस के अंडर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइसेंस का नाम पढ़ने के बाद ही आपको समझ आ जाएगी कि मेरी एक्टिविटी कौन से लाइसेंस से रिलेट करेगी। ठीक है, आपने देखा कि आपकी एक्टिविटीज प्रोफेशनल लाइसेंस के अंडर फॉल करती हैं। सही। पहली चीज, आपकी एक्टिविटीज किस लाइसेंस के अंडर फॉल करती हैं? आपने देखा प्रोफेशनल लाइसेंस में फॉल करती हैं। ठीक है, आप ओपन कर सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर। लेकिन अगर आप यूएई नेशनल हैं या जीसीसी नेशनल हैं तब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, श्रीलंकन हैं, यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं, आप यूएई नेशनल भी नहीं है और जीसीसी नेशनल भी नहीं है, तो फिर आपको एक लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा। लोकल सर्विस एजेंट क्या होता है? एक ऐसा शख्स होता है जो पार्टनर नहीं है आपका, आपकी उससे पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन वो आपकी गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज में हेल्प करता है, मदद करता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं, यूएई नेशनल भी नहीं है और जीसीसी नेशनल भी नहीं है, तो आपको एक लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा। ये लोकल सर्विस एजेंट आपसे हर साल एक फिक्स फीस चार्ज करेगा। ठीक है, लेकिन तवज्जो से सुनिएगा, अगर आप एक्सपेट्रिएट हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, रशियन हैं, यूरोपियन हैं, आप इंडस्ट्रियल लाइसेंस या कमर्शियल लाइसेंस सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ले ही नहीं सकते। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने कोई फैक्ट्री रजिस्टर करवानी है, आप पाकिस्तान से आपका तल्लुक है, पाकिस्तानी नेशनल है, आपने यूएई में कोई फैक्ट्री रजिस्टर करनी है, फैक्ट्री रजिस्टर करने के लिए आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा?
इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल। अब मेरा सवाल ये है कि क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल लाइसेंस ले सकता है? नो नहीं सर। सर, सोल तो नहीं ले सकते। नो, नहीं ले सकते। ठीक है। नहीं ले अच्छा, सकते आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तानी हैं, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा? कमर्शियल लाइसेंस। कमर्शियल लाइसेंस। कमर्शियल। कमर्शियल लाइसेंस। अब मुझे ये बताएं कि क्या कमर्शियल लाइसेंस आप पाकिस्तानी होके सोल प्रोप्राइटरशिप में कमर्शियल लाइसेंस ले सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। अच्छा, अब देखें सर, इसमें एक चीज आप है, जी, ये जो एक्सपैक्ट्स की आपने बात की कि लोकल सर्विसेज, आप किसी एक्सपैक्ट, अगर कोई एक्सपैक्ट है और लोकल सर्विस एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ये एक्सपैक्ट से की जो मैं थोड़ी सी उसको इलाबोरेट करना चाह रहा हूँ कि एक्सपैक्ट में जैसे फर्ज करें कोई रेजिडेंट आदमी होगा, वो एक्सपैक्ट की सर्विसेज मुझे एक्सपैट देगा। से जैसे मुराद, फर्ज मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। एक्सपैट से मुराद चाहे आप कहीं पे भी रहती हूँ, इस केस में जी कंपनी सेटअप के लिए इस सब का ताल्लुक आपकी नेशनैलिटी से है, आपके पास किस मुल्क का पासपोर्ट है। अगर आप यूएई के सिटीजन हैं, यूएई की नेशनैलिटी है आपके पास, जी तो आप यूएई नेशनल में फाल करेंगे। अगर आप जीसीसी नेशनल हैं तो आप जीसीसी में फाल करेंगे। यानी अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन या कतर के शहरी हैं तो आप जीसीसी में फाल करेंगे। जबकि इसके अलावा आप किसी भी इलाके के रहने वाले हों तो आप एक्सपेट्रिएट कहलाएंगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली सर, इसमें स्पीकिंग ओनली नॉट। मेरा जी, क्वेश्चन इस तरह से था कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान में बैठ के एक कंपनी रजिस्टर कराता हूँ और वो मुझे एक एक्सपैक्ट की सर्विसेज, मतलब कि मुझे वहाँ के एक लोकल सर्विस एजेंट की सर्विसेज रिक्वायर्ड है। तो लोकल ठीक है, सर्विस एजेंट जो है, क्या कोई फर्म होगी या कोई पर्सन हो सकता है वहाँ पे? चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, लोकल सर्विस एजेंट एक पर्सन होता है, सही। अगर आप यूएई नेशनल हैं, अब क्वेश्चन प्लीज सुनिएगा आगे। अगर आप यूएई नेशनल हैं, आप एक फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा? अगर एक यूएई नेशनल ने फैक्ट्री ओपन करनी है, कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा? इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए इंडस्ट्रियल होगा। लाइसेंस। इंडस्ट्रियल चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या एक यूएई नेशनल इंडस्ट्रियल लाइसेंस अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप ले सकता है? यस ले सकते हैं सर, ले सकते हैं। यूएई नेशनल और जीसीसी, ये तीनों तरह के लाइसेंस जो कॉमन टाइप्स ऑफ लाइसेंस हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो वो अनपॉपुलर लाइसेंस हैं, कॉमन नहीं है इतने। एग्रीकल्चर लाइसेंस हो गया, ये भी आप अगर कोई यूएई नेशनल है या जीसीसी नेशनल है तो कोई भी लाइसेंस अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप ले सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपैट है तो वो सिर्फ एक लाइसेंस ले सकते हैं अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे प्रोफेशनल लाइसेंस कहा जाता है। उसके लिए भी एक एडिशनल शर्त है। क्या शर्त है कि एक लोकल सर्विस एजेंट बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड होते हैं, बहुत सारे, उनसे आपने सर्विसेज लेनी होती हैं। इसके बाद एक और फर्क भी पड़ता है। आपने लोकल सर्विस एजेंट इन्वॉल्व किया, आपकी जो टोटल कंपनी की नहीं, कंपनी का लफ्ज़ हम नहीं यूज़ करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लाइसेंस की कॉस्ट है वो कितनी होगी? तकरीबन 9,000 दिरहम। कितनी होगी कॉस्ट? तकरीबन 9,000 दिरहम। एग्जैक्ट मैंने आपको नहीं बताई हुई कॉस्ट, अबाउट लगाया है। क्यों लगाया है मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ देखें, कंपनी का नाम आप रखते हैं, इंग्लिश नाम रखते हैं तो 700 दिरहम में भी मिल जाता है, अरेबिक नेम इंग्लिश। फ्रेंच नाम रख लेते हैं, 3,000 दिरहम तक चली जाती है। तो आपकी जो लाइसेंस की कॉस्ट है ना, वो जिन फैक्टर्स से मिल के बनती है उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है।
ठीक है। तो लेकिन अराउंड 9,000 दिरहम आपकी कॉस्ट आएगी अगर आपने एक सोल प्रोप्राइटरशिप इस्टेब्लिश करनी है अंडर प्रोफेशनल लाइसेंस। ठीक है। सर लेकिन ये कितनी जो कॉस्ट होगी? 9,000 दिरहम जी। सही, जो पिछले पेज पे 6,000 दिरहम लिखे थे, तो वो किस चीज की कॉस्ट थी? मैं बताता हूँ। ओके। अच्छा, इस 9,000 दिरहम में आपके वीज़ा कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या? एक बात जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूं। अगर आपने एक ऐसी कंपनी रजिस्टर करवाई होती, एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करवाई होती सिंगल पर्सन होने के बावजूद, तो आपको ये कंपनी तकरीबन 15,000 में पड़ी होती। लेकिन आपको लोकल सर्विस एजेंट की जरूरत नहीं होती। लोकल सर्विस एजेंट की इन्वॉल्व होने से आपको एक फायदा ये हुआ है कि जो आपका बिजनेस है वो 9,000 दिरहम में शुरू हो रहा है, सस्ता शुरू हो रहा है। लेकिन ये लोकल सर्विस एजेंट एनुअल बुनियाद पर आपसे फीस लेते हैं, एनुअली आपसे फीस लेते हैं, जो नॉर्मली तकरीबन 6,000 दिरहम होती है। ठीक हो गया? क्लियर? जी सर, क्लियर है। अच्छा, आज की क्लास को लोकल हम सर्विस जो एजेंट है सर, लोकल जी सर्विस जो एजेंट है सर, ये इसको आप फाइंड कैसे करते हैं, या फिर जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं यहाँ पर वहीं पर ही ऑप्शन आता है? ठीक है। लोकल सर्विस एजेंट मुख्तलिफ लोकल सर्विस एजेंट प्रोवाइड करती है, हम आपको नहीं, मैं अल्लाह ताला भी मैं इस बात में श्योर कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा 9,000। अच्छा, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछे कि 9 तकरीबन 9,000, इससे 100-200 दिरहम ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके। इरफान, आपका क्वेश्चन है? जी सर। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने बोला है कि 15,000 दिरहम में जो है लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, लेकिन सर लिमिटेड 15,000 किसके लिए होगी? जीसीसी के मेंबर के लिए, यूएई के मेंबर के लिए जो अभी तक रेजिडेंशियल मैंने है? बताया कि अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि लोकल सर्विस एजेंट की इन्वॉल्वमेंट का कॉस्ट कम हो रही है, आपको ये जुमला बोल दिया। नॉर्मली हम इसको अभी हमने पढ़ना है डिटेल में, कॉस्ट को हमने देखना है। ठीक है। आयतुल्लाह, क्वेश्चन है? ओके। सजीद, सदीद का आई थिंक कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, आई थिंक उस टाइम का रेज हुआ हुआ था, सॉरी। ओके ओके ओके, ठीक है। इरफान, क्वेश्चन है आपका? ओके आयतुल्ला यार, जी जी आयतुल्लाह। मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपने कहा फुल प्रोप्राइटर जो है वो 9,000 में बनेगी और 6,000 रुपये हमें जो है लोकल एजेंट के लिए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि जी, लेकिन ये एलएलसी है, जो है एलएलसी जो है वो 15,000 में बन जाएगी। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एलएलसी बनाने के बाद क्या हम इसमें पार्टनर ऐड कर सकते हैं, या ये सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही रहेगी? नहीं नहीं, एलएलसी की कॉस्ट को हमने अभी पढ़ना है, अभी तक सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप की मैंने बात की है। ठीक नहीं, है, मैं वो कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट के साथ मेरा क्वेश्चन ये है कि एलएलसी में क्या हम पार्टनर ऐड कर सकते हैं, या वो सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही रहेगी? हमने अभी देखना है कि एलएलसी सिंगल ऑनर कब होती है और एलएलसी में ज्यादा ऑनर्स कब हो सकते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम तफसीलन ओके पढ़ेंगे। ठीक है। ओके सर, ठीक है, अभी थैंक यू। टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी। राशिद बेग, क्वेश्चन है?
ये आखिरी क्वेश्चन है प्लीज, ठीक है, इसके बाद मुझे अस्सलाम इजाजत वालेकुम। दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने कहा प्रोफेशनल लाइसेंस के हवाले से अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है तो उसको जरूरी है सर लोकल वहाँ का कोई ना कोई एजेंट या वहाँ का कोई लोकल उसके साथ हो जब तक वो कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता अपनी? देखें, सबसे पहले तो हम कंपनी का वर्ड नहीं यूज करेंगे जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात सोल आती है, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप पे तो ये सिर्फ तब होगी जब एक पर्सन होगा। अगर ज्यादा ठीक। पर्सन होंगे उनके केस में क्या किया जाएगा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोफेशनल लाइसेंस के अंदर आप कर सकते हैं बीइंग एन एक्सपैट्रिएट, और ओके। आपको एक लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा। ठीक है जी। उमर, क्वेश्चन है मोहम्मद उमर आलम। जी सर, मेरा प्रश्न है। जी जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो 9,000 ऑलमोस्ट आपने कहा है, इसमें सर्विस एजेंट का 6,000 इंक्लूडेड है या वो अलग से होगा फिर? नहीं नहीं, ये अलग से होगा। ये सिर्फ एक पॉइंट सुन लें, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लेके जाएंगे, ठीक है। टाइम की कमी की वजह से अभी क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे क्योंकि मैंने टाइम मैनेज भी करना है और 1.5 घंटे की क्लास बहुत लंबी है। बेसिकली होता ये है कि जो लोकल सर्विस एजेंट है ना, इसको पैसे नॉर्मली आपने साल के आखिर में देने होते हैं, ठीक है। ये सारा आपके निज़ाम वगैरह देखता है, तो आपको ये होता है कि इनिशियली कॉस्ट 9,000 पड़ती है, वीज़ा की कॉस्ट इसमें शामिल नहीं है। लेकिन कंपनी जब आपने रजिस्टर करवानी है तो इनिशियली आपको 15,000 दिरहम देने पड़ते हैं। ठीक हो गया? सर बेहतर सर। ठीक है, ओके। बाकी क्लास इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ये मैनेजमेंट अनाउंस करेगी एडमिनिस्ट्रेशन के कब होगी, ठीक है यार। सब मुझे वैसे बताएं, कुछ समझ आ रही है? जी सर। कोई सर कमी आगे बेशी? नहीं सर, क्वेश्चंस के थ्रू दूर हो जा रही है हमारी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लेना मुझे पसंद है, ठीक है। लेकिन ये कि हमें थोड़ा टाइम भी मैनेज करना है क्योंकि 1.5 घंटा, आप मेरा यकीन करें कि 1.5 घंटा पढ़ा पढ़ा के मेरा गला खुश्क हो जाता है। ओके। अच्छा, हार्ड नोट देखें, हार्ड नोट्स आपके साथ ये सब स्लाइड वगैरह शेयर होंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये मैनेजमेंट से बात कीजिएगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।